हेलो स्टूडेंट, आप लोग को आज भालू के बारे में बतलाएंगे। तो इंग्लिश बहुत दिन से पढ़ा नहीं रहे थे, तो आज स्टार्ट किए हैं। देखते हैं कौन पॉइंट है। और इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश हर एक एरिया में या जैसे ही घर से बाहर निकलोगे तो इंग्लिश का ज़रूरी बहुत पड़ता है। और बहुत सारा स्टूडेंट को ये देखने के लिए मिलता है, खास करके बिहार बोर्ड वाले के इंग्लिश पढ़ने से बहुत डरता है। देखो, जिस एरिया में तुम ज़्यादा टाइम दोगे उस एरिया तुम्हारे लिए इजी कहलाएगा। उसी प्रकार से जो सब्जेक्ट में तुम अच्छा होगा उस सब्जेक्ट को अक्सर ज़्यादा पढ़ता होगा। और इंग्लिश को देखना कि तुम एक तो पढ़ना ना चाहता, दूसरा पढ़ाओ नहीं करता, तो ये टॉपिक कुछ ही कहलाएगा, तुम्हारे लिए टफ कहलाएगा। टफ तो कोई टॉपिक नहीं होता, लेकिन उसको टफ बना दिया जाता है अपने खुद से। ना पढ़ेगा तो टफ से निकल आएगा। और हिंदी को देखना, हिंदी इजी कहलाता है। क्यों? क्योंकि अपना घर के आदमी आस पड़ोस सब हिंदी में बात करता है। फिर उसके बाद पढ़ाई भी करते तो हिंदी में करते हैं, सपनाते हैं तो हिंदी में सपनाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी एरिया हो हिंदी में यूज़ करते हैं, तो क्यों नहीं हिंदी यूज मतलब इजी कहलाएगा, एक कहना है। और इंग्लिश आने वाला जनरेशन सब भाग रहा है कहाँ है? इंग्लिश में। तो हम लोग भी हिंदी में पढ़ेंगे तो आने वाला जनरेशन, अगर कोई बच्चा को पढ़ाना रहेगा या कुछ पूछेगा तो बतलाना रहेगा, वो पूछेगा इंग्लिश में, लेकिन हम लोग कोचिंग में जानेंगे ओनली हिंदी में। ना समझ में आएगा, नहीं उसको बता पाएंगे तो क्या सोचेगा? अनपढ़ ही साबित करेगा कि लगता है कोई उतना ना पढ़ा। और अगर बता देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि जॉब लेना, पढ़ाई के मतलब समाजों को अच्छे ढंग से उसे कैसे करना, लिखना। चलो छोड़ो वो सब बात। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोले हैं? इंग्लिश इज विंडो, मतलब इंग्लिश है जो खिड़की है, यानी घर से बाहर देखना है तो खिड़की इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार से हम देश से बाहर अगर देखना है तो इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आते हैं छोटा टॉपिक, यानी भारू। भारू का वैल्यू बताते हैं। भारू इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोच भी न पाओ। तो इम्पोर्टेंट किस प्रकार से, इसका वैल्यू क्या है? देखो, आदमी जब तक किसी चीज़ का वैल्यू न पता चलता जब तक उसे हासिल करना कभी नहीं चाहेगा। तो जिस चीज़ का वैल्यू अगर पता चल गया तो समझ जाना उसको एकदम हासिल करने के लिए एकदम टूट पड़ता है। तो इसी प्रकार के भार का वैल्यू पहचानते। सबसे पहले भार कैसे, हिंदी के अकॉर्डिंग, तो जिसके अंत में ना रहेगा उसे भार बोलेंगे। जैसे खाना पीना रोना हंसना, ये सब कोई चीज़ है। नाना आ रहा है तो क्या चीज़? भार कहलाएगा। ये न बोल देना कि नाना तो भी लास्ट में ना ही आता है, तो ये नाना है जो नॉन है, भार नहीं। भार का मतलब काम को करना या होने का इंडिकेट करे, काम को करना या होने के इंडिकेट करे। तो काम के करना या होने मतलब जैसे राम आम खाता है तो खाने के काम किया कि ना, सूरज जो पूरे में उगता है तो होने के काम किया कि ना। तो इस प्रकार से अगर रहता है तो उसे भार मानेंगे। और यहाँ पर ये भी पॉइंट होता है कि भार फिर यूज कहाँ पे करेंगे? तो देखो, टेंस भार पे टिका हुआ, यानी टेंस पढ़ेगा तो अगर भार की जानकारी ना है तो कभी टेंस बन ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद वॉइस तो फुली टेंस वे का स्ट्रक्चर है। तो वॉइस अगर पढ़ना है तो टेंस की जानकारी जरूर होनी चाहिए, और टेंस पढ़ना है तो भार की जानकारी जरूर होनी चाहिए। हम बोलते ग्रामर के किसी भी टॉपिक में भार तो यूज करेगा। तो अगर भार की जानकारी है तो ग्रामर के हर एक टॉपिक में तुम्हारा पकड़ अच्छा रहेगा। तो आते हैं भार के बारे में, थोड़ा बहुत पॉइंट बताएंगे। तो देखना यहाँ पे, देखा लेट किए हुए।
तो ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर दिए हैं समय की बचत के लिए। तो देखना है यहाँ पे भार, भार माने क्रिया, काम को करना या होने का बोध करे। तो भार वो दो प्रकार के होता है, एक वो डूइंग करने वाला जिसको मेन भार बोलते हैं। मेन भार जैसे एक सेंटेंस लिख करके बताते हैं, जैसे बोलेगा शी इज कॉलिंग मी, शी इज कॉलिंग मी। तो इस प्रकार से सेंटेंस में पहचान करने आना चाहिए। एक क्या चीज हुआ सब्जेक्ट, एक क्या चीज हुआ ऑब्जेक्ट, एक को चीज हुआ तो ये मेन वर्ब हुआ, एक को चीज हुआ तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया बोलेंगे। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस में आता है तो तुम बोर्ड लेवल के जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाने में सक्षम होगा। ये न कि ता है ती है पढ़ लिया आराम से। कोई भी स्टूडेंट जाता है एग्जाम में तो ट्रांसलेशन ढूंढेगा कि नहीं है ट्रांसलेशन वही ते को पढ़े है, वो भी अच्छा ढंग से ना बोलते। ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा टफ तो ना कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर आ रहा तो बट में नहीं बना रहा, बिहार बोर्ड वाले के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ट्रांसलेशन बनाना बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, टफ हो जाता है। उससे अच्छा है क्लास 12 में मैच करने के लिए कहानी आता है, यानी कहानी के मैच करेगा तो 5 में 5 मिलेगा, लेकिन ट्रांसलेशन बनाओगे तो शायद 5 में 5 तुम्हें मिलेगा, क्योंकि बड़ी इंटरनेट वर्ड मीनिंग रहता है। और ट्रांसलेशन एक पर एक होता है। कोई भी अगर टीचर भी बोले कि ट्रांसलेशन हमको पूरा आता है तो कुछ नहीं कहो, ट्रांसलेशन के कोई अंत नहीं है। आओ यहाँ पे तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मेन वर्ब को जी हुआ कॉलिंग जो हुआ मेन वर्ब हुआ। तो डूइंग मतलब करना, यानी मेन वर्ब को इंडिकेट कौन कर रहा तो कॉलिंग इंडिकेट कर रहा। फिर उसके बाद बीइंग मतलब होना, ये ऑक्सिलरी वर्ब, कौन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी संख्या कितना होता है तो इसकी संख्या 24 होता है। यहाँ पे मुद्दा ये उठा कि मेन वर्ब नहीं बताया कि इसकी संख्या कितना होता है, तो इसका संख्या के कहना नहीं है। जैसे ईट माने खाना, प्ले, गो, गो ये सब ना होता है। जितना भी ट्रांसलेशन के पीछे वाला वर्ड मीनिंग, जितना भी वर्ड मीनिंग होता है वर्ब से जुड़ा हुआ सब कुछ आएगा मेन वर्ब में आएगा। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है तो मेन वर्ब को सहायक क्रिया किसको बोलेंगे तो मेन वर्ब को जो हेल्प करेगा, मेन वर्ब को जो हेल्प करेगा वो क्या चीज कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। अब आते हैं 24 को कौन कौन होता है, तो ध्यान पूर्वक देखना। बचपन में जो मतलब वर्ब यूज करता था पता ना चलता था कि क्या हम यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे बचपन में ट्रांसलेशन बनाते थे तो उतना अच्छा से नहीं बतलाया जाता था, तो आराम से कुछ ही करते थे, राम आम खाता और वहाँ पे नीचे वर्ड मीनिंग के ट्रांसलेशन में रहता था, नीचे खाता का मीनिंग खोज रहे हैं और नीचे खाना के बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। एक वहाँ पे खाना है तो या इस प्रकार से रहता था मेरे रहा या मुझे रहा, और पढ़े थे मैं मैंने आई, आई मतलब मैं, तो वहाँ पे मुझे की खोज रहे या मेरे की खोज रहे। इस प्रकार से हम लोग नहीं बताया जाता था कि भार सब्जेक्ट में मुझे रहे या मेरे रहे या मैं रहे, दोनों के आइए ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोग के वह या उसे या उसकी ये सब सब्जेक्ट में रहता है तो सी या ही यूज करते हैं। तो वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट में दिया जाता था तो ही यूज करते थे। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। आज भी स्टूडेंट को देखना ट्रांसलेशन बनाते रहेगा, स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसा नहीं, और ट्रांसलेशन बनाएगा अगर ग्रामर के कोई टॉपिक पढ़ेगा तो ये नहीं। तो इस प्रकार से और न थोड़ा सा इधर तो पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब।
तो ऑक्सिलरी वर्ब का कौन कौन भाग है? पहला प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना होता है? तो इसका 11 होता है। कौन कौन होता है? तो इज एम और पांच वर्ब। डू डैश डिड हैव हैड। तो इस प्रकार से एरा में ये पता चल रहा है कि कौन जो वर्ब है वो कौन सा टेंस को इंडिकेट कर रहा है, नहीं पता चलेगा। खाली इज है मार खाली जानो बस। तो इस वर्ब से हम ये बतलाने की कोशिश करेंगे इस सेकंड स्लाइड में कि अगर वर्ब से पहचान करते हो टेंस तो बेहतर होगा वर्ब सीखना, और अगर ना पहचान करते तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मतलब जब तक तुम लिंकेज, जैसे तुम पैसा कमाते हो, पैसा को खर्चा करना जानते हो, तब तुम्हारे लिए पैसा कमाना जरूरी है, और खर्चा करोगे है ये नहीं। या यहाँ पर ये होगा कि उसको यूज करने आता है ये नहीं, तो फिर हासिल करने से क्या है। तो यहाँ पे देखना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है इसकी संख्या 10 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 10। कौन कौन? तो विल वुड होता है, शैल शुड होता है, कैन कुड होता है, मे माइट होता है, मस्ट वुड होता है, वुड टू होता है। तो एक कोची मॉडल वर्ब 10 को होता है। ए विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट वुड मस्ट टू। इस प्रकार से सेमी मॉडल वर्ब, सेमी माने आधा, आधा मॉडल वर्ब, आधा क्या हो सकता है? ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज्ड टू हो गया। नीड मतलब जरूरत, नीड माने जरूरत, और डेयर मतलब साहस, डेयर मतलब साहस। लो लिख देते हैं जरूरत, साहस, इस प्रकार से यूज टू यूज करना। अब आते हैं जो वर्ब होता है ना कितने प्रकार के होता है, तो यहाँ पे नोट कर दिए वर्ब। तो पहला रेगुलर वर्ब, फिर इरेगुलर वर्ब, फिर ट्रांजिटिव वर्ब, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर फाइनाइट वर्ब, फिर इनफाइनाइट वर्ब। ते वर्ब के प्रकार हुआ, एक बची हुआ वर्ब के प्रकार। तो इस प्रकार से इसका क्या चीज करना? नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट कर। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या चीज करते रहेंगे? स्टडी करते रहेंगे। और यहाँ पर बोलते हैं इंग्लिश का 15 ही मिनट दो, लेकिन रेगुलर दो। अगर रेगुलर किसी सब्जेक्ट को तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी नज़र में इजी हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ते हो तो बड़ा टफ लगेगा। और यही करता बिहार बोर्ड वाला, जिस सब्जेक्ट एकदम अच्छा ढंग से आएगा ओकरा दाम कचार देगा, और जे उसको ना समझ में आता ओकरा देखू नहीं जाएगा। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पॉइंट से सिखाते हैं। जैसे कोई लीडर होता है, नेता, वो क्या चीज करते हैं? अगर कोई एक एरिया से उनका वोट मिले एकदम जबरदस्त, और बाकी एरिया से ना, जीवन में कभी जीत ही ना पाएंगे। वही लीडर जीतते हैं जिनका हर एक एरिया से कुछ न कुछ वोट आता है, वही अच्छा वोट यानी जीत पाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट में समझेंगे। हर एक सब्जेक्ट अगर शिद्दत से पढ़ोगे और ढंग से, तभी तुम्हारा परसेंटेज हाई जाएगा। कितना स्टूडेंट के देखते थे पहले कि पढ़े में ठीक ठाक है, लेकिन उसका परसेंटेज एक मिडिल मतलब स्टूडेंट से कम आता था। क्यों? तो यहाँ पर ये देखा मिला जाता, जो तेज रहता था वो एक दो सब्जेक्ट में तेज, बाकी में नहीं। तो बाकी में ना मिडिल वाला हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा वो ज़्यादा उठा लेते। तो हर एक टॉपिक या हर एक सब्जेक्ट को एक नज़रिया से देखो और बेहतर रिजल्ट का तलाश करो। कंपटीशन में तो कहने ना है, कंपटीशन में अगर तुम सोचेगा ये सब्जेक्ट वो अच्छा लग रहा है चलो पढ़ते, जीवन में कभी रिजल्ट नहीं होगा। जिसका भी रिजल्ट नहीं हो रहा वो यही कहता होगा कि ये जो सब्जेक्ट हुआ है ना इसी में हमारा कमांड है, अगर है तो क्या चीज रिजल्ट आएगा आराम से। तो इस प्रकार से होता है। तो इसका नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर ये पकड़ बनाएंगे
कि इज है जे कौन टेस के बताता है, एम है जे कौन टेस के, बाज वाले जे कौन टेस के, डू डज डिड, तो हम वर्ब के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ये थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करेंगे। ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट का खोज करे, जो ऑब्जेक्ट का खोज करे, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, क्या या किसे पूछ रहा, क्या या किसे, क्या किसे पूछता है, मैं जाता हूँ, क्या किसे ना पूछेगा तो इंट्रांजिटिव होगा। कौन होगा? इंट्रांजिटिव। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, तो क्या किसे पूछेगा ना, मैं खाता हूँ, पूछेगा क्या, पहले मैंगो, तो कहता है क्या खाते हैं, तो मैंगो। अगर ये भार ऑब्जेक्ट का खोज करता है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और अगर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट का खोज नहीं करता तो इंट्रांजिटिव कहलाता है। वॉइस में देखना, वॉइस में हमेशा वॉइस बनता है ट्रांजिटिव वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता, तो ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का खोज करता है। अब वॉइस में इंपॉर्टेंट क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से इसको इरेज करते हैं। नोट कर लिया होगा, इसको कॉपी पे नोट करना। देखो एगो वीडियो देखना और एगो नोट करके देखना, ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। नोट करो और देखो, बेहतर रहेगा। नहीं तो फिल्म या टिकटॉक की तरह लगेगा कि ओ ऐसा ही है। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रामर पे कोई टॉपिक करेगा ये सब यूज जरूर आएगा, एक बार तो याद रखना। इसी प्रकार से हम लोग देखते चलेंगे। वर्ब इतना ज़्यादा यूज है कि हर एक टॉपिक में यूज आता है। जैसे यहाँ पर देख, वर्ब को देख करके बता देंगे कौन टेंस है। तो देखना है यहाँ पे वर्ब का कितना फॉर्म होता है। वर्ब के 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो यहाँ पर देखना, जैसे हम लिखते हैं ईट, या यहाँ पे फिर ऐट होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा ईटेन होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा, फिर V4 लिखना तो V1 में IN जोड़ दे, V1 में IN, तो V1 को चाहिए ईट ना, तो ईट में IN जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा ईटिंग हो जाएगा। फिर V5 को कन्वर्ट करना तो V1 में एस जोड़ने का आएगा तो एस जोड़ना या एस, तो ईट में कुछ जोड़ेंगे एस, तो ईट से तो अब यहाँ पे वर्ब V1 है जो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, V1 है जो प्रेजेंट टेंस के, ये V2 है जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। V1 प्रेजेंट टेंस के, जहाँ भी V1 दिखे प्रेजेंट टेंस उसको बोलने का प्रयास करना, और जहाँ भी V2 दिखे पास्ट टेंस बोलने का प्रयास करना। फिर यहाँ पर V3 तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस बोलने का प्रयास करना। जहाँ भी V4 दिखे कंटिन्यूअस टेंस बोलने का प्रयास करना, और जहाँ भी V5 दिखे तो भी प्रेजेंट का। अब मुद्दा ये उठा कि फ्यूचर कहाँ गया, तो फ्यूचर वर्ब है जो फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करता है मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म नहीं, क्योंकि वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस को 2 प्रकार में, प्रेजेंट और पास्ट। टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को 3 प्रकार में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इस प्रकार से टाइम के अकॉर्डिंग 3 प्रकार में और वर्ब के अकॉर्डिंग 2 प्रकार, प्रेजेंट और पास्ट होता है। तो यहाँ पर देख लो, तो इस प्रकार से हुआ। फिर लिखते हैं गो, फिर यहाँ पर वेंट होगा, फिर यहाँ पर गॉन होगा, फिर यहाँ पर गोइंग होगा, फिर यहाँ पे गोज होगा,
यहाँ पर देखना सब चेंज है कि नहीं, सब अगर चेंज रहता भर तो रेगुलर वर्ब कहलाएगा। सब अगर चेंज है, देखो ईट कहीं है नहीं, एट कहीं है, तो सब अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट रहेगा तो रेगुलर वर्ब बोलेंगे, डिफरेंट रहेगा तो रेगुलर वर्ब। प्ले लेते हैं तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा प्लेड होगा, यहाँ पर कुछ होगा प्लेड होगा, यहाँ पर कुछ होगा प्लेइंग हो जाएगा, यहाँ पर कुछ होगा प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करना, अगर वर्ब के दो फॉर्म समान हो जाए, वर्ब के दो फॉर्म बराबर हो जाए, तो वर्ब के दो फॉर्म बराबर हो जाएगा तो उस वर्ब को इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। उस वर्ब को इरेगुलर वर्ब बोलेंगे। अब आते हैं डू लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ हो जाता है डज हो जाता है, यहाँ पे कुछ हो जाता है गलती लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ होगा तो डीड होगा, यहाँ पे कुछ होगा तो डन होगा, यहाँ पे कुछ होगा डूइंग होगा, यहाँ पे कुछ होगा तो डज होगा। यहाँ पे क्या पता चला कि डू रहे या डज रहे, प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट किया कि नहीं, डीड रहेगा तो पास्ट टेंस को इंडिकेट किया कि नहीं। तो यहाँ पर वर्ब देख करके टेंस बदलाने का प्रयास करना। फिर उसके बाद आते हैं इज नहीं एम और, कहेगा एम और आर वर्ब के कौन सा फॉर्म है, तो ए वर्ब के कौन सा फॉर्म है V1। फिर यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ पर बाज बर होगा, बाज बर, फिर यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ पर बीन होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा बीइंग होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा तो इज होगा। इज वर्ब के कौन सा फॉर्म कहलाता है, तो V5 कहलाता है। इज है जो V5 कहलाता है। बाज बर है जो V2 कहलाता है। बाज बर कौन टेंस, तो बाज बर पास्ट टेंस में आता है कि नहीं, और इज एम आर प्रेजेंट टेंस में आएगा। जब भी इज एम आर रहे कौन टेंस बदलाना है, प्रेजेंट टेंस बदलाना है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस बदलाएंगे। आगे चलते हैं, देखना ध्यान से, ये हो गया। फिर उसके बाद हैज है, तो यहाँ पर हैव लिखे, फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे हैड लिखेंगे, फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे हैड लिखेंगे, फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे हैविंग लिखेंगे, फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे हैज लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। हैव वर्ब के कौन सा फॉर्म होता है V1, हैड वर्ब के कौन सा फॉर्म होता है V2, ये भी हैड V3। ये है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, ये वो सिंगल आएगा, तो जाएगा सिंगल। यहाँ पे कौन सा वर्ब सिंगलर होता है, कौन सा वर्ब प्लूरल होता है, तो प्लूरल को प्लस दे देते हैं, और ये सिंगलर और प्लूरल दोनों होता है, सिंगलर प्लूरल दोनों होता है, सिंगलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन V5 होता है जो सिंगलर होता है। तब नहीं इज रे, सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, तो सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज करते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ डज यूज करते हैं, और V5 यूज करते हैं। तो V5 जो होता है, देखना भार में एस या एस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। लेकिन नॉन में एस या एस जोड़ते हैं तो कुछ ही बन जाएगा, नॉन में एस एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। तो नॉन में एस या एस जोड़ते हैं तो कुछ ही बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, और भार में एस एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। तो इस प्रकार से भार का जानकारी ये, तो इसका नोट डाउन करना। अब क्लास को खत्म करते हैं, अब ऑफलाइन क्लास चलेगा, टाइम हो गया 6 बज गया। तो इस प्रकार से हम लोग नोट डाउन करेंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। और ये बोलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड वाला खास करके
इंग्लिश पढ़ने में उतना ध्यान नहीं देता, एक दो सब्जेक्ट एकदम घींचेगा 6-7 महीना, फिर लास्ट में कहेगा इंग्लिश वो तो लिए थे, चलो पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से काम निकालते रहता है स्टूडेंट। तो बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। इसी के साथ समाप्त करते हैं।